इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दूरदर्शन को एक इंटरव्यू दे रहे हैं। आइए सीधे वहीं का रुख करते हैं। प्रारंभ किए थे और मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर ही दोनों के बारे में हम लोगों ने कार्रवाई की थी। एक अवैध बूचड़ खानों को बंद करने के बारे में और दूसरा एंटी रोमो स्क्वाड, बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख करके अवैध बूचड़ खानों पर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पूरी तरह लगाम लगाया, उन्हें बंद किया। इसके कारण अवैध पशु तस्करी भी प्रदेश के अंदर रुकी। कुछ लोगों ने न्यायालय में जाकर के इस संबंध में कुछ आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के उन आदेशों की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और फिर उन आदेशों के क्रम में हम लोग आगे कार्रवाई भी करेंगे। प्रदेश में इलीगल स्लॉटरिंग बंद हुई है, पूरी तरह बंद है। चोरी छुपे कहीं जगह कुछ जगह मामले आ रहे हैं तो प्रशासन हरकत में आया है, कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इलीगल स्लॉटरिंग हम यूपी के अंदर नहीं होने देंगे। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय की है उसका पालन करके ही कोई व्यक्ति स्लॉटरिंग कर पाएगा, अन्यथा प्रदेश सरकार कोई इजाज़त उनको नहीं देगी। वैसे ही हम लोगों ने एंटी रोमो स्क्वाड जब गठित किया था तो उस समय तमाम प्रकार के प्रश्न उठे थे। यद्यपि महिलाओं की तरफ से हमें समर्थन मिला था, लेकिन बहुत सारे संगठन थे जो लोग उस समय हो हल्ला मचा रहे थे। कार्रवाई कुछ दिन शिथिल भी रही, लेकिन हम लोगों को लगा कि ये कार्रवाई चलनी चाहिए क्योंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण है, बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और ये आगे भी चलता रहेगा। आपने जिस समय सत्ता संभाली और शुरुआत जब आपकी थी तो एंटी सोशल एलिमेंट जो उत्तर प्रदेश में था वो डरा, वो सहमा उस सख्ती से। लेकिन अब पिछले 100 दिनों में जो देखने को मिल रहा है, कानून व्यवस्था एक बड़ा प्रश्न आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के लिए बना, जिस पर आपकी सख्ती दिखाई दे रही थी, चाहे वो आपके औचक निरीक्षण पे और तमाम आपने जो दिशा निर्देश दिए। आखिर क्या बात है कि अब जो स्थिति है वो बदली हुई दिखाई दे रही है? क्या वो डर कम हो गया है? देखिए, हम लोगों ने जब सत्ता संभाली थी तो उस समय प्रदेश में अराजकता थी, प्रदेश में जंगल राज था, प्रदेश में कानून का कोई राज नहीं था। उस समय यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही थी, इलीगल स्लॉटरिंग हो रही थी। उस समय यहाँ पर तमाम अन्य प्रकार के भूमाफिया भी सरकारी भूमि के साथ साथ गरीबों की भूमियों पे कब्जा कर रहे थे। हम लोगों ने सत्ता में आने के बाद जो अवैध खनन था इसको रोका, अवैध वन कटान को रोका, अवैध जो बूचड़ खाने थे इनको रोका। अपने अवैध खनन के लिए पोर्टल भी जारी किया। हम लोगों ने उसकी पूरी पॉलिसी तय कर दी है और वो पॉलिसी इस समय प्रदेश के अंदर लागू हो चुकी है। इससे प्रदेश को राजस्व की भारी वृद्धि हुई है। तो स्वाभाविक रूप से जो इतने अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्व थे, इन लोगों को एक साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चोट करने का एक अवसर मिला। लेकिन इन सब की गतिविधियों पर हमारी नजरें हैं, उनको सख्ती से रोका भी जा रहा है। अब तक मैं मान के चल सकता हूं, मैं ये बता सकता हूं कि जितनी भी गतिविधियां उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों ने कानून को हाथ में लेने की हैं, उसमें सख्ती के साथ रोक लगाई गई है। अधिकतर मामलों में कार्रवाई हुई है, बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। अपराधी जेल के अंदर हैं, उसके संरक्षणदाता भी जेल के अंदर हैं। 1-2 मामले जो बचे हुए हैं उनमें भी यही प्रभावी कार्रवाई होने जा रही है। कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। एक दूसरा, जो लोग इलीगल गतिविधियों में लिप्त थे उन लोगों को स्पष्ट संदेश है कि वे अपनी कोई भी अवैध गतिविधियां उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित नहीं कर पाएंगे और अगर उन्होंने कानून को चुनौती दी तो कानून फिर अपने तरीके से कार्य भी करेगा। योगी जी, जो आप कह रहे हैं, अगर कुछ लोगों के निहित स्वार्थों को आघात हुआ है इस सख्ती से, कानून व्यवस्था पे जो कड़ाई की गई, सहारनपुर की घटना या फिर ग्रेटर नोएडा की जो घटना है, सहारनपुर की घटना ने उत्तर प्रदेश की जनता को भी हिलाया, आपका प्रशासन और मुझे लगता है पूरा महकमा भी हिला।
क्या आपको लगता है प्रशासन की कहीं ढील रही, या उन परिस्थितियों को आप समझ नहीं पाए, या आपकी सरकार नहीं समझ पाई जो जातिगत हिंसा में तब्दील हो गई? देखिए, अगर आप देखेंगे तो सहारनपुर की हिंसा की पृष्ठभूमि में भी बैकडोर से वही तत्व थे जो वहाँ पे इलीगल माइनिंग में लगे हुए थे, और इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए लोगों को जब रोका गया, सख्ती के साथ रोका गया, तो उन लोगों ने, चूंकि अवैध रूप से उन्होंने बहुत धन उपार्जन किया है, तो उसको कहीं ना कहीं उनको डाइवर्ट करना था। इसके पीछे, भीम आर्मी के पीछे वे तत्व हैं, वे लोग उसको फाइनेंस कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, और ये हिंसा वहाँ से क्रिएट की गई, वहाँ से पैदा की गई। आप देखे होंगे 100 दिन में प्रदेश के अंदर एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकार में हर सप्ताह एक दंगा होता था। इस सरकार के समय ये एक को उपलब्धि है कि 100 दिन हो गए हैं, एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। ये शक्ति का वो है। एक जातीय संघर्ष करने का प्रयास सहारनपुर के अंदर हुआ, लेकिन प्रदेश की ही पुलिस ने शक्ति के साथ उसको रोका और नियंत्रण में है, और जो उसके मुख्य अभियुक्त थे वे सब जेल के अंदर बंद हैं। जो बाकी साजिश करते हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ लोगों को अभी गिरफ्त में लिया जा रहा है। छूटेगा कोई नहीं। किसी निर्दोष को हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी दोषी को हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारा संकल्प है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जेवर की। अभी उसकी तह में हम लोग जा तो चुके हैं, लेकिन जो उससे जुड़े हुए अभियुक्त हैं वो प्रदेश छोड़ करके भागे हुए हैं। वे हमारे रडार में हैं, और समय आने पर बहुत सख्त कार्रवाई उस मामले में होने जा रही है। मैं स्वयं उन पीड़ितों से मिला था जो जेवर के थे। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले तत्वों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी, आपको सुन रही है जनता इस समय, और जनता को ये भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ तो दिन रात एक करके एक प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए और पूरे राज्य में कानून व्यवस्था कायम रहे उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है आपकी योजनाएं और आपका जो प्लान है, रोड मैप है, उस पर ब्यूरोक्रेसी उस तरह से काम नहीं कर रही? कहीं वो तारतम्य नहीं बैठ रहा? देखिए, मैंने कहा ना शुरू में ही, पिछले 15 वर्षों में प्रदेश की कार्य संस्कृति को नष्ट कर दिया था। कार्य संस्कृति, यहां राजनीतिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। एक व्यक्ति विशेष के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। एक परिवार विशेष के भ्रष्टाचार और उनके निहित स्वार्थों की भेंट चढ़ गई थी। एक बिगड़ी हुई व्यवस्था, एक पूरी पीढ़ी प्रदेश के अंदर ऐसी है जिसने सुशासन देखा ही नहीं, जिसने डेवलपमेंट देखा ही नहीं। आज जो हमारे जिले में कलेक्टर हैं या एसपी, एसएसपी हैं या डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, ये पिछले 12-15 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर कार्य किए हैं, जिन्होंने कभी कोई निर्णय अपने विवेक से लेने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि अगर अपने विवेक से निर्णय लेंगे तो फिर आप नाप दिए जाएंगे। जिनकी निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी, उनकी स्थिति सर्कस के उस शेर की तरह हो गई थी जो सर्कस के मालिक के इशारे पर केवल नाचता था। हमने प्रशासन को कहा कि भाई आप निर्णय लेने की क्षमता तय करिए, क्या होना है क्या नहीं होना है। जनता के प्रति संवेदनशील बनिए, विकास के प्रति आग्रही बनिए, और निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा। उसको एक नई कार्य संस्कृति को जन्म देने में समय लग सकता है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने लग सकते। तो उसके हले हम कोई फिर प्रिविलेज की बात नहीं कर सकते कि साहब नहीं, मेरे पे ये कानून लागू नहीं होगा। अगर होना है तो सब पे लागू होगा। और मुझे लगता है कि समस्या वहीं से प्रारंभ होती है, जब कोई वर्ग विशेष, कोई सेक्शन विशेष अपने लिए चाहता है कि नहीं साहब, पुलिस को जांच नहीं करना चाहिए, पुलिस को पेट्रोलिंग नहीं करना चाहिए, पुलिस को फुट पेट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए। कैसे संभव हो पाएगा? पुलिस जाएगी, पूछताछ करेगी। अब पूछताछ करने में भी लोगों को बुरा लग रहा है। पार्क में अंधेरे में बैठे हुए 2 लोग हैं, वो पता नहीं किस उद्देश्य से बैठे हुए हैं। आप पार्क में क्यों अंधेरे में बैठे हुए हैं? आप जाइए अपने घर में। क्या आप अपने अभिभावक से पूछ के आए हैं क्या? अगर पुलिस उस बात के लिए उनसे पूछ रही है कि भाई क्यों तुम यहाँ बैठे हुए हो,
अब उसको कोई मुद्दा बना रहा है तो ये गलत बात है। मुझे लगता है रोका जाना चाहिए इस प्रकार की गतिविधियों को। योगी जी, क्या यही शक्ति उन लोगों के साथ भी है, वो चाहे सत्ता में बैठे कुछ लोग हों या मंत्री हों, जब कोई किसी तरह की कोई बदसलूकी करते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले भी सामने आए। कानून सबके लिए समान है, किसी के लिए कोई प्रिविलेज नहीं। जो भी गलत करेगा कानून अपना कार्य करेगा। एक और घटना योगी जी, जिस तरह से हम कश्मीर में देखते हैं जो पत्थरबाजी हो रही है, चाहे वो सेना पे होती है, अभी मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बरेली में जो हालात पैदा हुए पिछले 2 दिन में, जिसमें ये देखा गया कि कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए पत्थरबाजी या पुलिस पे हमला किया गया, ये एक नई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। उसमें मुजफ्फरनगर में पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। 3-4 घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं और सब में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ऐसा नहीं कि कोई घटना करे उसके बाद छूट जाए। कोई भी होगा, अगर वह कानून को हाथ में लेगा तो कानून फिर अपना कार्य करेगा और बहुत सख्ती के साथ करेगा। मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने कार्रवाई की है, बरेली में कल कार्रवाई की है और आगे आने वाले समय में कहीं भी कोई व्यक्ति कानून के साथ, कानून को हाथ में लेगा तो कानून सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा ऐसे तत्वों के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ जी, एक आपके मंत्री हैं जिनका बयान था कि मुसलमान तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार खर्चा वहन करेगी। आपने कहा था कि आपकी सरकार किसी का भी तुष्टीकरण नहीं करेगी। फिर जब इस तरह का बयान आता है तो क्या वजह है कि हिंदू महिलाएं छूट जाती हैं और हिंदू महिलाओं की बात नहीं होती है? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मुस्लिमों के तलाकशुदा हों, विधवा हों, कोई भी हो। मुझे लगता है कि तलाकशुदा ज़्यादा महिलाएं मुस्लिम समाज में हैं, विधवा महिलाएं कहीं भी हो सकती हैं, अनाथ बच्चे कहीं भी हो सकते हैं। अगर उनके संरक्षण की बात सरकार कर रही है, उनके लिए हॉस्टल बनाने की बात सरकार कर रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके भत्ता की बात सरकार कर रही है, गलत नहीं है। हमारे यहाँ एक योजना है महिला कल्याण विभाग में, रानी लक्ष्मीबाई योजना। इस योजना के अंतर्गत हम लोग तलाकशुदा या परित्यक्ता या विधवा महिलाओं के भरण पोषण की व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने उस मंत्रालय से इस बारे में कहा है कि आप इसकी कार्य योजना बनाएं और हम लोगों को इस मामले में एक पहल करनी चाहिए उनके, जिससे उनका संरक्षण हो सके और वे बच्चे ठीक ढंग से पढ़ सकें, हॉस्टल में उनकी व्यवस्था की जा सके। कार्य योजना तैयार हो रही है, मुझे लगता है शीघ्र ही हम इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें कोई तुष्टीकरण नहीं है, ये तो एक आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक आधी आबादी के संरक्षण से जुड़ा हुआ एक मामला है, उनके भरण पोषण से जुड़ा हुआ मामला है, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपके एक मंत्री ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाना चाहिए। एकाएक इस पर बात होने लग गई, इसकी क्या वजह? देखिए, ऐसे खत्म करने की कोई बात नहीं है और इस प्रकार का कोई भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। इसमें सेंट्रल जो वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ जांचें करवाई गई थी, उसके कुछ रिजल्ट हमारे सामने आए थे, तो हमने उसको सीबीआई को रिफर कर दिया है पूरी जांच को, क्योंकि वक्फ की संपत्ति को, बहुत सारी संपत्ति को बेचने के प्रकरण सामने आए हैं और उसमें हजारों करोड़ की संपत्ति को बेचने के मामले सामने आए हैं। तो हम लोगों ने उसको सीबीआई को भेज दिया है। सीबीआई उसकी जांच करेगी, उसके जो भी निष्कर्ष आएंगे फिर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। विकास की आपने बात की, आपने किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, जहां विकास की तमाम आधारभूत संरचना को विकसित करने की बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है किसान कर्ज माफी में जो राजकोषीय घाटा है वो 36,000 करोड़ का है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में भी तकरीबन 34,000 करोड़ का और अब सरकार पर बोझ आ रहा है। तो ऐसे में जो बात हो रही है कि वो सारी योजनाओं पर क्या असर नहीं पड़ेगा जो आप विकास की सोच रहे हैं, खासकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए, हम लोग प्रदेश के विकास और लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको किसी को बंद नहीं करने जा रहे हैं। प्रदेश के विकास को हम द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। ऋण माफी, लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक की ऋण माफी की जो योजना है, वह हमारे लिए ऋण माफी नहीं बल्कि किसानों के सतत विकास और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया का हिस्सा हमारे लिए है। देखिए, 15 वर्षों के दौरान प्रदेश का किसान पूरी तरह तबाह हुआ है। उसको उसकी उपज का दाम मिलने की बात तो दूर, उसको समर्थन मूल्य भी नहीं मिला।
पिछली बार गेहूं प्रदेश सरकार ने आड़तियों के माध्यम से खरीदा था 7 लाख मीट्रिक टन। इस बार हम लोग खरीदे हैं लगभग 37 लाख मीट्रिक टन। हम लोगों ने किसानों से सीधे खरीदा, समर्थन मूल्य के साथ साथ ढुलाई और लदाई का उसको 10 रुपये अतिरिक्त दिया और उसने सीधे आकर के वह आया। उसको पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हम लोगों ने गेहूं क्रय केंद्र स्थापित करने की बात कही तो उस समय हम लोगों ने जब प्रशासन से चर्चा की कि भाई ये होना है, तो उन्होंने कहा साहब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कभी हुआ ही नहीं। हमने कहा होगा। हम लोगों ने इस पर चर्चा की, मैंने स्वयं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा की कि हम किसानों का करना चाहते हैं, हम कैसे इसके बारे में। उन्होंने कहा कि एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ मालूम कर लें, छत्तीसगढ़ में इस सिस्टम उन्होंने प्रोक्यूरमेंट की एक पॉलिसी बनाई हुई है जो मैंने सुना है, एक बार अगर वहाँ टीम जाके देख लें। हमने छत्तीसगढ़ टीम भेजी, छत्तीसगढ़ से पहले टीम आती कि इससे पहले ही यहाँ की प्रशासन स्वयं खड़ा हो गया था। हम लोगों ने 5100 से अधिक सेंटर खोले पूरे प्रदेश के अंदर, और मेरे पास तमाम आड़ती आए, तमाम जनप्रतिनिधि भी आए। उन्होंने कहा साहब आड़तियों से खरीदा जाता था, यहाँ किसान कभी नहीं देता था। मैंने कहा नहीं, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि हम किसानों से सीधे खरीदेंगे, पैसा किसान को मिलना चाहिए। तो उसके बाद मार्केट में दाम बढ़ गया, गेहूं का दाम बढ़ गया, क्योंकि 1625 और 10 रुपये तक 1635 हम दे रहे थे, 1650 मार्केट में दाम हो गया। किसान पहले मार्केट में लेके गया, लेकिन जब उसने देखा कि मार्केट में 1650 मिल तो रहा है लेकिन उसमें घटतोली हो रही है, एक क्विंटल में 10 किलो के आसपास कम तोले जाने की शिकायत जब आई, तो उसने फिर हमारे सेंटर में आना शुरू किया। और आश्चर्य करेंगे कि 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रदेश सरकार ने पहली बार खरीदा है। कई वर्षों के बाद इतना गेहूं का क्रय प्रदेश में हुआ है। आलू, किसानों को राहत देने के लिए पहली बार प्रदेश में आलू का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम लोगों ने किया, केंद्र सरकार से हम लोगों ने अनुरोध भेजा था, उन्होंने हमें अनुमति दी, हम लोगों ने इसके लिए कार्य प्रारंभ किया। ऐसी गन्ना किसानों के जीवन को भी आप लोगों ने बदला। पिछली बार तक गन्ना किसानों का जो मैक्सिमम जो भुगतान हो पाता था वह 13,000 करोड़ तक भुगतान हुआ है। हम लोगों ने एक समय सीमा के अंदर अब तक हम 22,500 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करवा चुके हैं। 3-4 ग्रुप हैं जिन पर पैसा किसानों का बाकी है, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उसका भुगतान करने की भी तैयारी हमारे स्तर पर चल रही है। ये कार्रवाई तो होगी, किसानों हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पर है, किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। पहली बार हो रहा है कि प्रदेश में बीज और खाद की समस्या न होने पाए, पर्याप्त मात्रा में खाद हर जनपद को उपलब्ध करा दिया गया है, उन्नत किस्म का बीज प्रत्येक जनपद को उपलब्ध करा दिया गया है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है। जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, अगर ये सब आंकड़े उन्होंने कभी किए होते तो उनको पता होता कि कार्य कैसे होता है। पहली बार है बुंदेलखंड में पेयजल का संकट नहीं आने पाया, जबकि हाहाकार मचता था। पूरे मई जून के 2 महीने में हाहाकार पूरे बुंदेलखंड में होता था। इस बार बुंदेलखंड में लोगों को पेयजल का संकट नहीं आया है। अगर 1-2 गांवों में कहीं रहा भी होगा तो मुझे लगता है कि वहां पे प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं की, लेकिन कोई संकट इस प्रकार का वहां पर नहीं था, इस बार नहीं आया है। और हम आने वाले 2 वर्ष के दौरान तो बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर को बदल देंगे। हम लोग केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही नहीं बना रहे हैं, हम लोग बुंदेलखंड को भी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ रहे हैं, और उसको हम लोग तिरवा से लेके झांसी तक और झांसी से चित्रकूट होते हुए इलाहाबाद तक, इसको हम लोग 6 लेन एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई है। और लखनऊ से बलिया तक, इसमें अयोध्या को भी हम जोड़ेंगे और काशी को भी जोड़ेंगे। ये सब कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई है और मुझे लगता है कि हम एक समय सीमा के अंदर इस कार्य को करेंगे ही। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग दिवस के दिन आपकी सरकार की तारीफ भी की और जिस रफ्तार से चल रही है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र करा। महिलाओं और लड़कियों को लेकर खूब बढ़ो जो योजना आपकी है, इसको आप किस तरह से आगे ले जा रहे हैं और इस पर नजर रखने का क्या मैकेनिज्म, मतलब कि जमीन पर कार्रवाई हो रही है? इसमें मैं प्रदेश के अंदर लगभग सभी जनपदों के साथ संवाद कर चुका हूं और इसमें हमने अपने बेसिक शिक्षा को और माध्यमिक शिक्षा को इसके साथ जोड़ा है। जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
हम लोगों ने 1 जुलाई से लेकर के स्कूल चलो अभियान को हाथ में लिया है और हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश का हर बच्चा स्कूल जाए। उसके लिए एक अभियान चल रहा है और उसको हम लोगों ने नाम दिया है कि खूब पढ़ो आगे बढ़ो। इसमें जो बच्चे प्रतिभावान हैं उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी हम लोग जारी करने जा रहे हैं। साथ साथ 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म दी है, जिससे वह उसके अंदर कोई हीन भावना न पैदा होने पाए। तो कॉन्वेंट की ही तर्ज पर, किसी पब्लिक स्कूल की ही तर्ज पर उसको हम यूनिफॉर्म देने जा रहे हैं, उसको हम जूते देने जा रहे हैं, उसके मोजे देने जा रहे हैं, उसको बैग देने जा रहे हैं, उसको बुक्स देने जा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं हम उन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे और ये प्रक्रिया हमारी जुलाई में पूरी हो जाएगी। जुलाई के अंदर प्राथमिक विद्यालयों की पूरा माहौल बदला हुआ दिखाई देगा। एक दूसरा, ट्रांसफर पॉलिसी भी हम लोगों ने लागू कर दी है। छात्र शिक्षक का अनुपात बना रहे, ऐसा न हो कि छात्र कम हैं शिक्षक ज्यादा हैं और कई छात्र हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। इसको हम लोगों ने पूरी तरह बदल करके रख दिया है और उसको पूरी तरह लागू किया जा रहा है। एक अभियान के क्रम में हम लोग लेंगे। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि कम से कम एक विद्यालय वे गोद लें। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे एक विद्यालय गोद लें और मॉनिटर करें, एक मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करें। इस बार हम इतना कर पाएंगे कि बच्चों की 100% उपस्थिति विद्यालय में हो, हर विद्यालय में शिक्षक हो, वहां पर बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के हम लोग प्रयास करेंगे। अगले वर्ष इस पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होने हैं उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग स्टडी ग्रुप बनाए हुए हैं। उनकी रिपोर्ट आने दें, हम उस पर कार्य करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश का बालक भी यहाँ का जो छात्रा है वह भी देश के अंदर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपने को उस प्रतिस्पर्धा के योग्य पा सके। इस दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने की हम कार्रवाई करेंगे और इस पर हमारी कार्य योजना प्रारंभ हो चुकी है। और अभी तो हमारे सामने है कि 1 जुलाई से जब विद्यालय खुलेंगे तो बच्चों की उपस्थिति विद्यालयों में हो। इसके लिए हर विद्यालय से जुड़ी हुई जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उनमें एक पेरेंट्स की एक हम लोगों ने कमेटी गठित की है। इस देश से ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में भी एक कमेटी इसमें गठित हुई है और एक बृहद योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे 100% उपस्थिति विद्यालयों में बच्चों की हो और वहां पर पठन पाठन का एक माहौल पैदा हो। एक सवाल हिंदू युवा वाहिनी को लेकर लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं। जब कानून व्यवस्था की भी बात हुई, मॉरल पुलिसिंग की तर्ज पे काम करने लग गई। क्या आपको लगता है जो आप तमाम सामाजिक कार्य मतलब जिसमें आप समाज की भागीदारी चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप हिंदू युवा वाहिनी को इस तरफ मोड़ना सही है, क्योंकि वो लगातार जिस तरह से खबरों में बनी हुई है और कुछ तत्व उग्र हो भी रहे हैं? देखिए, कोई भी कानून को हाथ में लेगा, वो हिंदू या वाहिनी कोई हो, पुलिस बहुत ठीक से इनको बिल्कुल ठीक कर देगी। और हम लोगों ने प्रशासन को इसके बारे में पूरी छूट दी है कि कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो ऐसा सबक सिखाइए कि आने वाले समय लोगों के लिए नजीर बने। हाँ योगी जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये परसेप्शन बनाया जा रहा है ये कह दिया कि उनको संरक्षण है सत्ता का, इसलिए कह दिया गया है। कल बरेली में कार्रवाई हुई है, बहुत सख्त कार्रवाई, आवश्यकता पड़ेगी तो हम NSA भी लगाएंगे। सबका साथ सबका विकास केंद्र सरकार का नारा, उसी नारे को लेकर आप भी आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए क्या आपके टारगेट हैं? कुछ जनता भी जानना चाहेगी, हम भी जानना चाहते हैं। देखिए, प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, इसे ध्यान में रख करके हम लोगों ने अपनी एक कार्य योजना प्रारंभ की है। प्रदेश में अपराध और माफिया गिरी को देखते हुए एक सख्त कानून की आवश्यकता है और वो कानून हम बहुत शीघ्र लाने जा रहे हैं। अपराध ही नहीं, अपराधियों के संरक्षणदाताओं की कमर भी तोड़ के रख दी जाएगी, उस प्रकार का कानून हम प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। प्रदेश का औद्योगिक विकास हो, हमारी नई औद्योगिक नीति बहुत शीघ्र आ रही है और मेरा विश्वास है कि बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से होगा
हम प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हर परिवार के एक नौजवान को कौशल विकास के साथ जोड़ करके उसके स्वावलंबन के लिए कार्य करने जा रहे हैं। तो ये रोजगार सृजन की तरफ एक बड़ा कदम एक होगा। बड़ा कदम होने जा रहा है। आज मेरी प्रदेश के बैंकर्स के साथ बैठक है, स्टेट लेवल की बैठक है। स्टैंड अप योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बैंक की प्रत्येक ब्रांच से इस बारे में कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के एक सदस्य को और एक महिला को रोजगार के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करना है। आज मैं उनके साथ बैठने जा रहा हूं। प्रदेश के अंदर 16,500 से अधिक बैंक की शाखाएं हैं। एक वर्ष में एक बैंक की शाखा एक अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को और एक महिला को अगर स्वावलंबन की ओर अग्रसर करे तो एक वर्ष में 33,000 ऐसे परिवार उससे कवर हो जाते हैं। तो इसकी पहल को लेकर के हम लोग बैठने जा रहे हैं। एक नए उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को मानूंगा कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन नहीं करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी न केवल आत्मनिर्भर होगा, अपितु देश के अंदर एक बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में, एक समृद्ध उत्तर प्रदेश के अंदर के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख पाएंगे। योगी जी, मीडिया का काम है कि सत्ता पर भी नजर रखना, क्योंकि वो चौथा स्तंभ है। हम भी नजर रखेंगे आपके तमाम और कार्यों पे, जिस तरह से हम लगातार आपके इस उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार क्या कर रही है उस पर हमारी नजर है। हम फिर आपसे मिलेंगे। तो कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी बात उन्होंने कही कि 100 दिन के अंदर एक भी सांप्रदायिक हिंसा ना होना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सहारनपुर के डीएम और एसपी ने मूर्खता की थी, मायावती को इजाजत देगी, ये भी बात उन्होंने कही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।